नमस्कार। क्या एक देश की एनर्जी सिक्योरिटी किसी दूसरे देश की कॉन्सेप्ट ऑफ डील से तय हो सकती है? कल तक हमने जो ये देखा था कि वेनेजुएला यूएस के सैंक्शंस की मार झेल रहा था, आज वही ऑयल के सेक्टर में एक एपिक सेंटर बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इंडिया ईरान से ऑयल परचेज न करके अब वेनेजुएला से ऑयल परचेज करेगा, ये दावा किस हद तक सही है? और क्या यूएस की जो स्ट्रेटजी है, क्या वो इंडिया के इंटरनल मैटर को प्रभावित कर रही है? आइए समझते हैं। बात शुरू होती है एयरफोर्स वन से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रैवल करते हुए एक रिपोर्टर से बात की और एक बड़ा दावा क्लेम किया। और इस बड़े दावे में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इंडिया अब ईरान से ऑयल परचेज करने के बजाय वेनेजुएला से ऑयल परचेज करेगा और ये डील लगभग पक्की हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस डील के लिए हमने चीन को भी इन्वाइट किया है। I don't know anything about that, but I'll tell you what, China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China. We've already made a deal. India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. But China is welcome to come in. अब ट्रंप का ये स्टेटमेंट जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। और अगर इस स्टेटमेंट को हम ध्यान से नहीं देखेंगे तो हम इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको पूरी तरीके से मिस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी ये कहा था कि वी हैव ऑलरेडी मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डील। और इससे क्या ये सजेस्ट होता है कि वॉशिंगटन असल में ये तय करता है कि इंडिया कहाँ से ऑयल परचेज करेगा और कहाँ से ऑयल परचेज नहीं करेगा, और या फिर ये सारी चीज़ें उन कोशिशों का नतीजा है जो इंडिया कई महीनों पहले से बैकग्राउंड में तैयार कर रहा था। और यहाँ पर हमें ये चीज़ भी नहीं भूलना चाहिए कि जो वेनेजुएला की अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है रोड्रिगेज। इन्होंने पीएम मोदी को कॉल किया था और इस कॉल के दौरान कई सारी बातें हुई थीं और उन बातों में से एक ऑयल को लेकर भी चर्चा हुई थी। और यहाँ पर आप द हिंदू का ये आर्टिकल देख सकते हैं कि वेनेजुएला एक्टिंग प्रेसिडेंट रोड्रिगेज डायल्स पीएम मोदी एग्रीज टू टेक बायलैटरल टाइज टू न्यू हाइट्स। और ये बताता है कि ये जो सिलसिला है ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पर्सपेक्टिव से नहीं आ रहा है। हाल ही में वेनेजुएला की पीएम और मोदी के बीच में जो बातचीत हुई है ये उसका परिणाम भी है। और यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो वेनेजुएला की जो पीएम है रोड्रिगेज और पीएम मोदी, इन दोनों के बीच में ही बायलैटरल चर्चा हुई है। और इस दौरान सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब जो ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं ऑयल को लेकर के कि इंडिया ईरान से ऑयल परचेज करने की बजाय वेनेजुएला से ऑयल परचेज करेगा, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी है या फिर इंडिया ने ये सारी चीज़ें बहुत पहले से ही तय कर रखी थी? इन सारी सिचुएशन को समझने के लिए हमें जनवरी 2026 की कुछ घटनाओं को समझना होगा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उस समय के मादुरो को किडनैप किया, एक तरीके से उनको किडनैप करना ही बोलना सही होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑपरेशन के तहत एक कैदी की तरह ही वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति मादुरो थे उनको उठा लिया था उनके ही देश से। और उस समय के अगर इस इवेंट्स को देखा जाए तो ये कोई मामूली इवेंट्स नहीं था, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे ये ऑयल को लेकर ही इन्होंने ये सारी चीज़ें प्लान करी हुई थी। अब देखिए यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि इस समय जो करंट सिचुएशन है वेनेजुएला में, इस समय जो ऑयल का पूरा सेक्टर है वो यूएस ही कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पे कोई और अन्य देश नहीं है जो यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा हो। खासकर यहाँ पे बात जो की जा रही है वो की जा रही है चीन की। और अब सवाल ये उठता है कि अगर वेनेजुएला के जो ऑयल सेक्टर है उसको अगर यूएस और उनकी कंपनियाँ कंट्रोल कर रही हैं तो इससे वो इंडिया को क्यों इन्वाइट करना चाहते हैं और उनका इंडिया को इन्वाइट करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? और देखिए इन सब के जो कारण समझ में आ रहे हैं वो दो कारण अभी तक समझ में आ रहे हैं। एक तो ये कि रसिया को थोड़ा सा और आइसोलेट करना ताकि जो उसका ऑयल है वो थोड़ा और कम एक्सपोर्ट कर पाए, और दूसरा ये कि इसके ज़रिए ईरान का जो ऑयल सेक्टर है उसको भी प्रभावित करना ताकि इंडिया जो कुछ हद तक ही ईरान से ऑयल परचेज करता है उस ऑयल परचेज में भी कटौती की जा सके।
और देखिए वेस्टर्न नैरेटिव को देखें, अगर हम यूएस के नैरेटिव को देखें तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आती है कि ऐसा लगता है कुछ जैसे यूएस एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहा हो इंडिया को कि आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा करिए, आप ईरान से ऑयल परचेज नहीं कर सकते, आप वेनेजुएला से ऑयल परचेज करिए, आप रसिया से ऑयल परचेज नहीं कर सकते, आप अमेरिका से ऑयल परचेज करिए। और ये जो नीतियों को जो प्रभावित करने की कोशिश यूएस द्वारा की जा रही है, तो ऐसा फील होता है, एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इंडिया एक तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। और ऐसा अगर हम देखें तो इससे पहले और पीछे भी हुआ था, जब यूएस बार बार ये चीज़ बोल रहा था कि इंडिया ने हमसे ये वादा किया है कि अब इंडिया रसिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा, जबकि आज भी अगर हम देखें तो इंडिया सबसे ज़्यादा जो ऑयल परचेज कर रहा है वो रसिया से ही कर रहा है। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, लेकिन ये कमी आने का एक कारण ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया यूएस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। और देखिए इंडिया ये जो सारी चीज़ें कर रहा है कि रसिया से ऑयल थोड़ा सा कम परचेज करना शुरू किया है, उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया अपना ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। और इंडिया ये चाहता है कि इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो किसी भी एक देश पर डिपेंड ना रहे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया किसी भी देश पे ऑयल को लेकर के डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, दी इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो डेटा शो कर रहा है ये अप्रैल से नवंबर 2025 का डेटा है। और इस पर अगर हम देखेंगे तो ये समझ में आता है कि जो यूएस का जो अप्रैल के आसपास जो इंडिया ऑयल परचेज करता था वो 4.6% था, और अब जो नवंबर में 2025 में इंडिया ने ऑयल परचेज किया है वो 8.1% इंडिया ने ऑयल परचेज किया है यहाँ पर यूएसए से। तो ये चीज़ दिखाता है कि इंडिया ने यूएसए से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल परचेज करना शुरू किया है। सेम डेटा जब हम और आगे जाएंगे तो यूएई के केस में भी हमको देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया पहले 9.4% यूएई से ऑयल परचेज करता था अप्रैल के आसपास, जो कि नवंबर में बढ़कर 11.1% के आसपास तक पहुंच गया था। सेम आगे जब हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ भी हमको डिफरेंस समझ में आ रहा है, जहाँ पे इजिप्ट से भी हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल परचेज करना शुरू किया है, नाइजीरिया से भी हमने थोड़ा सा ज़्यादा 2.2 से आगे बढ़ाकर 3.3 तक ऑयल परचेज करना शुरू किया है, और इसके अलावा यूएस से भी हमने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा परचेज करना शुरू किया है। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि जो इंडिया जो ऑयल परचेज कर रहा है वो ऑयल अब डाइवर्सिफाई करना चाहता है कि किसी भी तरीके से अब हम इन फ्यूचर किसी एक देश पर डिपेंड ना हो, यहाँ तक कि रसिया पर भी हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की भी बात करें तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि इंडिया ने जो अपने ऑयल सप्लायर की लिस्ट थी वो 27 थी, 27 देशों से इंडिया ऑयल परचेज करता था, वो बढ़ाकर 41 कर दी है। यानी इंडिया लगातार अपना जो ऑयल इंपोर्ट है उसको लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा है। और अगर हम 2025 की ऑयल इंपोर्ट्स की कंट्री देखें तो यहाँ जो डेटा है आज भी अगर हम देखें तो रसिया से इंडिया 36% तक ऑयल परचेज करता है, जो कि पहले अप्रॉक्स 50% से एबव था। अगर इसके अलावा देखा जाए तो इंडिया ईरान से 20 से 23% तक ऑयल परचेज करता है, सऊदी अरेबिया से 13 से 18% तक, यूएई इसके बाद अगला पार्टनर है, फिर यूएसए को अगर हम देखें तो 4 से 6% तक ही इंडिया यूएसए से ऑयल परचेज करता है। ये थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ चुका है, अगर करंट में देखें जो अभी हाल ही में हमने देखा था ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया यूएसए से आज भी अप्रॉक्स 8% 9% ऑयल परचेज कर रहा है, जो कि ठीक ठाक है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज आ जाते हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा करके इंडिया ऑयल परचेज करता है। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि इंडिया यूएसए की जो रणनीति है, यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है उससे प्रभावित हो रहा है। हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि अभी भी इंडिया ये चाहता है कि जो फ्री ट्रेड डील जो अटकी हुई है यूएसए की और इंडिया की, आज भी जो फ्री ट्रेड डील नहीं हो पाई है वो फ्री ट्रेड डील हो जाए। और इसी कारण हो सकता है कि जो थोड़ा सा जो इम्पैक्ट आया है, जो रसिया से हमने थोड़ा सा ऑयल कम परचेज करना शुरू किया है, ये उसी का नतीजा है जो इंडिया लगातार अपने ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मोटिवेशन मिलता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।